तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें सांग को प्रेसिडेंट के साथ दिखाया जाता है, जिनके जाने के बाद सांग के फोन पर नर्सिंग होम से कॉल आया था क्योंकि ईजू के डैड के केयरटेकर के पास सांग का नंबर था। तो सांग को पता चल गया था कि ईजू के डैड नर्सिंग होम में नहीं मिल रहे थे। इस बारे में पता चलता ही प्रेसिडेंट के चीफ ने सांग से प्रेसिडेंट की कार ले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट की कार को कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से सांग नर्सिंग होम जाते हुए ईजू के पास पहुंचा। तो उसने ऑफिसर्स को बताया कि ईजू मेरी वाइफ है, इसीलिए मैं बाद में रिपोर्ट लिखाने आऊंगा। पर वो इस बात को ऑफिसर से सीक्रेट रखने के लिए कहता है। तो ऑफिसर सांग के साथ एक फोटो खिंचाने की रिक्वेस्ट करता है। इस पर सांग कहता है कि मैं जब पुलिस स्टेशन आऊंगा तब जरूर खिंचाऊंगा और आपको मेरी पर्सनल बातें सीक्रेट रखनी पड़ेगी। कि वो कर वो ईजू को अपने साथ ले गया। कार में उसे बताया कि तुम्हारे डैड के नर्स के पास मेरा नंबर था, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया था। और अब हमें तुम्हारे डैड को दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, तुम्हें अपने डैड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जैसे नहीं जो अपने डैड के बारे में सोचकर रोने लग जाती है। अब रोने की आवाज को तो वो नहीं रोक सकती। इस इंसान कहता है कि तो तुम ऐसे आवाज कर सकती हो। ईजू चुप हो जाती है। उनके कहता डोंट वरी, मैं तुम्हें रोने से नहीं रोक रहा, तुम्हें जितना रोना है रो सकती हो। इधर रात को यूरी अपने रेगुलर रेस्टोरेंट आई होती है, जहाँ शाम को भी पहले से आया हुआ था। दोनों साथ में ही खाना खाने बैठ जाते हैं। यूरी जो बहुत ही चुड़बुड़ी टाइप से लड़की थी, अतः ही वो सामू को टीज करते हुए फ्लर्ट करने लग जाती है। इन दोनों अपने बारे में थोड़ा कैजुअली बात करते हैं, फिर अपने आइडल्स एंड क्रश के बारे में बात करते हैं। सामू बताता है कि उसे काफी टाइम से किसी पे क्रश है, जो यूरी तुरंत गेस कर लेती है। सामू को ईजू पे क्रश था, तो यूरी को उस दिन साथ में लंच करते हुए समझ में आ गया था। फिर यूरी उसे अपने आइडल यानी सांग के बारे में बताती है। सांग जो पहले एक न्यूज एंकर था, लेकिन वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, जिस वजह से यूरी तो उसे पहले बहुत डरती थी। लेकिन सांग ने उसे बहुत कुछ सिखाया भी था एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। फिर सांग प्रेसिडेंट का स्पोक्स पर्सन बन गया, जॉब छोड़ दिया, शादी भी कर लिया। सांग पूछता है उसने किससे शादी की, तो यूरी बताती है कि सांग एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आ रहा है। उनके ग्रैंडपा तो बहुत बड़े बिग शॉट थे, इवन उनके रिलेटिव्स कोई ना कोई मिनिस्टर्स हैं, जिस वजह से जाहिर सी बात है कि उनकी शादी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली की बेटी से हुई है। अरे सांग ईजू को एक होटल ले आता है क्योंकि आज के दिन ये लोग फैमिली डिनर करते हैं। सांग पहले उसे होटल रूम ले जाता है। ईजू फ्रेश होकर आ रही है। सांग कहता है कि हमें बात करने की जरूरत है, तो उसे बैठने के लिए कहता है। बताता है कि तुम जानती हो कोई हमारे पीछे पड़ा है, पहले तुम्हें किडनैप किया, फिर मेरे ऑफिस में ब्लास्ट, और अब लगता है तुम्हारे डैड को भी उससे खतरा है। अभी तक तो मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया है, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए अभी बता दो तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो। क्योंकि सांग को डाउट था कि ईजू कुछ तो छुपा रही है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी हम इतना भी क्लोज नहीं है एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करे। देन वो ईजू के लिए खाना ले आता है। उसे अच्छे से रेस्ट करके खाना खाकर नीचे आने के लिए कहता है, क्योंकि नीचे सांग के मॉम डैड के साथ डिनर था। तो सांग के डैड चाहते थे कि सांग उनके इलेक्शन कैंपेन में हेल्प करे। इसको सांग डायरेक्टली मना कर देता है। वही हमें समझ आता है कि सांग का अपने डैड के साथ रिलेशन सही नहीं है, इसलिए सांग के डैड उस पे हमेशा नाराज रहते हैं। कुछ देर बाद में ईजू आती है, तो सांग के डैड ईजू की इंसल्ट करने लगता है, जिससे सांग को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने डैड को सुनाकर ईजू को लेकर जाने लगता है। तभी सांग के डैड गुस्से में एक वाइन का ग्लास उसकी तरफ फेंकते हैं, तो सांग ईजू को कवर कर लेता है और उसका डैड आकर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं कि अगर तुम मेरी परछाई से बाहर निकले तो बर्बाद हो जाओगे। इस पे सांग कहता है कि मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, इसलिए आप अपने बारे में सोचिए। ग्रैंडपा के दम पे तो आप पॉलिटिक्स में आ गए, और अब खुद के दम पे आगे बढ़कर दिखाइए। ये बोलकर ईजू का हाथ छोड़कर तन से लेकर चला जाता है। इसमें ईजू अपना हाथ चुराने की कोशिश करती है, लेकिन सांग उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे कहता है कि तुम जरूर मुझे डिवोर्स देना चाहती हो भी, क्योंकि तुम्हें मुझसे अपनी बहन की जगह शादी करनी पड़ी। तुम बोल नहीं सकती, इसलिए अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डिफेंड नहीं कर सकती। पर ये लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे तक को कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए इनकी बात को सुनने की जरूरत नहीं है, ना ही दिल पे लेना। ये बोलकर उसे घर ले आता है। ईजू को किडनैपर का फोन लेकर बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो उसे कचरे के बीच में डालकर फेंकने के लिए जाती है। तो सांग कहता है कि कचरे की थैली मुझे दे दो, मैं फेंक कर आता हूँ। इससे ईजू तो और घबराने लगती है, इसलिए दोनों में कचरे को लेकर छीना झपटी होने लगती है। पर ईजू उसे छीन कर अपने रूम में वापस आ जाती है, जहाँ उसकी डायरेक्टर बाकी कलीग्स वीडियो कॉल करके उसे गुड लक विश करते हैं, क्योंकि कल प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरव्यू था। अभी सांग भी ऑल द बेस्ट कहता है। यूरिक क्या अगर मैं पास हो गई तो फिर क्या होगा, हमारी फैमिली को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ तो क्या होगा। तो सांग कहता है ईजू आखिर कब तक तुम एक ओबीडिएंट बच्ची बनी रहोगी जो हमेशा दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करती है। क्या तुम दूसरों की बात सुन कर थक नहीं गई हो? ये तुम्हारे लिए एक मौका है अपने दम पे खड़े होने का, अपना नाम बनाने का, इसलिए दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, खुद के लिए करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। ये बोलकर वो जाने लगा था, तो ईजू उसे रोक कर दिया कि ओके फिर तुम सोचना चालू करो, अगर मुझे जॉब मिल गई तो सिचुएशन कैसे हैंडल करो। इस इंसान थोड़ा स्माइल करता है। तो उस दिन दूजे सांगू की सारी इन्फॉर्मेशन सांग को देता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सांगू यूरी के साथ टाइम रिपोर्ट नाम का एक शो करने वाला है, और सांग खुद इंटरव्यू लेने के लिए नहीं जाता, अपने ऑफिस में ही बैठकर लाइव देखता है। ईजू की बारी आ जाती है, जहाँ उसे सांग के एक स्पीच को लाइव इंटरप्रेट करने के लिए कहा जाता है, जिसको ईजू बहुत ही आराम से सांग के वर्ड्स के साथ प्रॉपर सिंक में इंटरप्रेट कर देती है। अब उसकी इतनी परफेक्शन देखकर सांग भी इधर हैरान रह गया था, लेकिन वो कुछ नोटिस करता है, इसलिए वो खुद इंटरव्यू रूम में आता है और ईजू से पूछता है कि तुमने कई बार मेरे बोलने से पहले ही एंड सेंस करने लग गई थी, इसलिए सच बताओ क्या तुम्हें ये स्पीच पहले से ही पता था। तो ईजू साइन लैंग्वेज में बताते हैं कि मैंने इन वीडियोस पे बहुत बार प्रैक्टिस किया है। तो सांग उसके दूसरे स्पीच के वीडियोस को इंटरप्रेट करने के लिए कहता है। अब ईजू को बहुत सारे स्पीचेस दिखाए जाते हैं, जिन सभी को ईजू परफेक्टली सिंक के साथ इंटरप्रेट कर देती है। ये देखकर सांग के साथ साथ सारे इंटरव्यूअर भी शॉक हो जाते हैं। सांग उसे रोककर पूछता कि क्या तुमने मेरे सारे वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस किया है। ईजू हाँ में सर हिलाती है।
तो सॉन्ग कहता है यानी तुमने मेरे सारे स्पीचेस को मेमोराइज कर लिया है। ये कहते हैं नहीं, मैंने आपकी वीडियोस को देखकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। सॉन्ग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम रैंडमली मेरे किसी भी स्पीच को इतना परफेक्टली मेरे वर्ड्स के साथ अपने हैंड मोमेंट्स को मैच कर सकती हो। ये जो साइन लैंग्वेज में कहते हैं क्योंकि मैं पागल हूँ। जिसन सब लोग तो स्माइल करने लगते हैं, जो बताती है आपकी स्पीच ब्रीफिंग से ऑब्सेस्ड थी। हमेशा से ही मेरा सपना था साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनना, इसलिए मैंने आपकी सारी वीडियोस देखकर इंटेंस प्रैक्टिस की। आपके लिप मोमेंट्स को बढ़ा, आपके बोलने के तरीके को बढ़ा, आपको मिमिक किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। जिसन सब लोग तो और शॉक्ड होते हैं। सॉन्ग पूछते हैं क्या तुम सच में कुछ बोल नहीं सकते, और तुम्हें ये जॉब मिल गई तो स्पोक्स पर्सन की टीम के साथ तुम कैसे बात करोगे। ये जो पूछते हैं कि आपको साइन लैंग्वेज आती है, नहीं आती तो मैं आपको सिखा दूंगी, फिर आपको भी समझ आएगा कि इंटरप्रेटर आपकी बात को सही से कन्वे कर पा रहा है या नहीं। अगर आप सीख लेंगे तो मेरे साथ कम्युनिकेट करने में आपको ही आसानी होगी। लेकिन साउंड उसे अभी जो बोले रहा ऑन द स्पॉट इंटरप्रेट करने के लिए कहता है, जो बातें उसने किसी भी स्पीच में नहीं कही, वो एक मैरिड कपल की स्टोरी बताता है। इसमें इस कपल के बीच में कम्युनिकेशन नहीं थी, कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, पर अगर अब वो ट्राई करे तो क्या वो अपने रिलेशनशिप को एक नॉर्मल कपल की तरह ठीक कर सकते हैं। तो ये साउंड अपनी ही कहानी बता रहा था, इसको ये जो परफेक्टली इंटरप्रेट कर देती है। इसको देखकर अगेन सब लोग सरप्राइज रह जाते हैं। तो साउंड बाहर चला आता है और हीजू की बातों के बारे में सोचकर कहता है कि क्या हो तुम। दिन हम देखते हैं चाइमन होम की बड़ी बेटी यानी हीजू की स्टेप सिस्टर होंगीना कोरिया वापस आ जाती है। तो साउंड ने हीजू के डैड को एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो हीजू अपने डैड से मिलने जाती है, जहाँ उसके डैड के लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जो देखकर हीजू पूछती कि डैड ये सब किसने किया। अब हीजू के डैड जो बात सुनते थे उसे रिपीट किया करते थे। तो जब साउंड इनसे मिलने आया था तब उसने कहा था कि डोंट वरी डैड, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हीजू का हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो हीजू के डैड यही बात रिपीट करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि साउंड यहाँ आया था। लेकिन अब वो साउंड के बारे में सोचने लग जाती है, क्योंकि वो कभी रोड बिहेव करता है तो कभी बहुत प्यार से, कभी बहुत हार्श होता है तो कभी बहुत काइंड। तो अपने डैड से कहते कि मैं उसे समझ नहीं पा रही। तो इंटरव्यूअर टीम ने हीजू को ही सिलेक्ट किया था, जिस बार में वो साउंड को बताने आते हैं। साउंड उनके सामने कुछ खास रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन वो बहुत खुश होता है। हीजू का नाम लेकर वो अपने एक बचपन के टाइम को याद करता है। ऑन फैमिली और बिग फैमिली फ्रेंड्स थे, इवन दोनों फैमिली आसपास ही रहते थे, इसीलिए एक दूसरे के घर आना जाना लगा ही रहता था। तो एक दिन ऑन फैमिली के घर पे साउंड और उसकी फैमिली आई थी। सभी लोग खाना खाने बैठे थे। साउंड को खाने के लिए सी फूड दिया गया था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसकी मॉम उसे जबरदस्ती खाने के लिए कहती है और कहती है मेरे बेटे को फिश पसंद है। ये साउंड चुपचाप से खा लेता है। उनके जाने के बाद वो नीचे देखता है, अब वो हीजू को देखता है। इसको बहुत भूख लगी थी और उसे सी फूड खाना था, लेकिन उसकी मॉम उसे डाइट वाला कोई थोड़ा सा खाना खाने के लिए देती है, जो उसे खाना नहीं था, और उसकी मॉम उसे वही खाने के लिए कहकर चले जाते हैं। उनके जाते ही साउंड नीचे आता है और हीजू को साइड में ले आता है, उसे अपनी सी फूड वाली प्लेट खाने के लिए दे देता है। इसको हीजू बहुत जल्दी जल्दी खाने लगती है, क्योंकि अगर उसकी मॉम ने देखी है तो उसे डांटेगी। अब साउंड ने उसका नाम पूछा था, तब हीजू ने उसके हाथ में अपना नाम लिखकर बताया था। तो साउंड हीजू की फोटो देखकर यही याद करता है और कहता है तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई। तभी उसे हीजू थैंक यू मैसेज करती है उसके डैड के लिए इतना करने के लिए, जो देख साउंड स्माइल करता है। तभी इधर हीजू को इना के पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है। इससे वो समझ आते है कि इना कोरिया आ चुकी है, जिससे उसे फिर से याद आता है किस तरह उसकी माँ ने उसे इना की जगह लेकर साउंड से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तो वो अपने वेडिंग रिंग को निकालते हैं, उसे देखकर याद करती है। इसे साउंड ने पहनाने के बाद कहा था कि इसे संभाल कर रखना, कि असली ओनर आ गए तो उसे वापस करना पड़ेगा। तो याद करके वो उस कचरे से किडनैपर वाले फोन को निकाल लेती है। तो साउंड यूरी को कॉल करता है, सांगू के बारे में उसे जो भी पता है बताने के लिए कहता है। अब यूरी उसे बात करने के एक्साइटमेंट में ये बता देती है सांगू एक ऑर्फनेज में पला पड़ा है। साउंड कहता है नूरी जेम्स इंडरमना, जिसका पहले नाम था सिनिल चाइल्ड केयर सेंटर। यूरी आ कहती है, तभी सांगू किडनैपर के नंबर से कॉल आता है। ये जो कहती है तुमने पूछा था ना कि तुम्हारा डिवोर्स कराकर मुझे क्या हासिल होगा, उसका जवाब है मेरे पास होम इना। उससे वापस आकर अपनी जगह भी तो चाहिए, वैसे भी तुम और तुम्हारी फैमिली तो सही चाहते थे। ये जो तो जस्ट एक रिप्लेसमेंट थी, इसीलिए ये जो को छोड़ दो। साउंड कहता लगता है तुम्हें सब कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हिना के गायब होने से पहले जिससे वो आखिरी बार मिली थी वो मैं था, शायद तुमने इस बार में अच्छे से पता नहीं किया। तो ये जो पूछती तुम दोनों ने किस बारे में बात की। साउंड कहता है कि हमने एक डील की थी, इसके हिसाब से हिना कभी भी मेरी वाइफ नहीं बनेगी। ये सुन ये जो शॉक्ड हो जाती है। तो साउंड कहता है कि लगता है तुम जिस इरादे से मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मैंने उस मोटिव को ही खत्म कर दिया। इसने हीजू कॉल काट दे दिया, क्योंकि साउंड घर पहुंच गया था और हीजू के पास अचानक से सॉरी कहता है, क्योंकि उसने हीजू को अंडर एस्टिमेट किया था और उसने इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से दिया। उसे याद दिला था कि कल चेयरमैन होंग यानी हीजू के स्टेप डैड की कंपनी की एनिवर्सरी है, इसकी पार्टी में इन्हें जाना है। पर हीजू अपने मन में कहती है क्या ये नहीं जानता कि ईना वापस आ गई है। तो अगले दिन शाम को ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं। हीजू को देखकर उसकी मॉम उसे साइड के एक रूम में ले जाती है। तुमने साउंड को अपने डैड के बारे में पता चलने कैसे दिया, एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। हीजू टाइप करके पूछती कि क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि डैड को वहाँ से शिफ्ट क्यों किया गया। हीजू की मॉम कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ही है मुझे अब से हॉस्पिटल में पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्या पहना है ये बोलकर उसकी कोट उतार देती है और बाहर आकर अच्छा दिखने के लिए कहती है। इसके पास ही वॉशरूम $1000 किया। हीजू के बारे में बुरा भला बोल रही थी, तो सब सुनकर हीजू को बहुत बुरा लगता है। पार्टी में आती है तो अंदर सब लोग आपस में बात करने में बिजी थे, जैसे कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो ड्रिंक करते करते
टेरेस में आ जाती है। जब अपने लाइफ के बारे में सोचकर सैड फील कर रही थी, किसी को उसकी चिंता नहीं है, तो वो किडनैपर का फोन निकलकर शाम को कॉल करने के बारे में सोचती है। ऐसे कॉल आकर वो अपने आप से कहते कि ये तो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होगा। तभी शाम कॉल पिक करता तो हिजू कहती है कि तुम्हारे फियांसे से शादी से पहले गायब हो गई, फिर जब हिजू ने उसकी जगह ले ली तब तुमने कैसा फील किया? जरूर अच्छा तो नहीं लगा होगा। वो बहुत बेचारी थी, उसकी कोई सोशल स्किल्स नहीं है, ना ही सक्सेसफुल है। वो बस किसी सप्लीमेंट्री पीएस की तरह थी, ये तुम्हें हीना के साथ फ्री में मिल जाएगी, बात वो भी जानती है। ये सब छोड़कर वो बाहर आना चाहती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। उसे मेरी फैमिली पसंद नहीं है, उसे ये लग्जरियस लाइफ जीकर कंफर्ट मिला। वो कायरों की तरह पैसे वो सामने झुक गई, पर साउंड कह रहा नहीं, वो ऐसे नहीं है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करती है। उसके पास सोशल स्किल्स नहीं है, ये भी गलत है। लोग पहले से ही उसे रूबली बात करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा खुदते मिलते नहीं है, और वो पैसों के सामने कभी नहीं झुकी। वो बस अपनी माँ से थोड़ा ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए उनकी सारी बात मानती है, चाहे वो सही हो या गलत। इसे बताते हुए वो हिजू को पर घूमने लगता है। उसे आगे बताता है कि एक टाइम ऐसा रहा जब मुझे भी खाना या बोलना पसंद नहीं था। मेरे चारों ओर बस बुरे लोग थे, लालची लोग जो बहुत बात करते थे। अब एक सिर्फ हिजू थी जो सबसे शांत थी। मैंने जब उसे देखा तो पता नहीं, मुझे एक अजीब से शांति मिली। उसे देखकर मुझे कंफर्ट मिला। और तुमने क्या कहा, हिजू एक सप्लीमेंट्री पीस है? नहीं, वो सच से यूनिक है। उसने कितनी मेहनत की है तुम नहीं जानते। वो अपना नाम खुद बनाई है अपने मेहनत से। इसी टाइम नहीं पता तो मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी ऐसा मत बोलो। ये सब सुनकर हिजू तो रोपort के होते हुए कहती है कि फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों ट्रीट किया, जैसे वो है ही नहीं। तुमने कहा तुम हिजू को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो फिर तुमने उसे ऐसा क्यों कहा कि तुम दोनों कोई कपल नहीं है? तब हिजू एलिवेटर खुलने की आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है, तो एलिवेटर से साउंड बाहर आता है। तो हिजू को फोन के साथ टेरेस एकदम साइड में देख लेता है। सीन कट होता है, में एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है। साउंड रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। पहले उसने ऑफिसर्स के साथ फोटोज खिंचाए, फिर रिपोर्ट लिखते टाइम ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि आपकी वाइफ उस दिन हमारी कार में अचानक से बहुत शॉक्ड हो गई थी। हमें तो ऐसा लगा था कि उन्हें पैनिक अटैक आ रहा है। अचानक से वो बहुत चिल्लाने लगते हैं, कार रोकने के लिए कह रही थी। तो इंसान शॉकिंगली पूछता है कि क्या मेरी वाइफ ने आपसे कार रोकने के लिए कहा? ऑफिसर कहता है हाँ। तो साउंड उनकी कार का डैश कैम फुटेज लेता है, तो वो फुटेज देखकर साउंड समझ जाता है कि ये जो बात कर सकती है। इससे तो वो काफी शॉक्ड एंड गुस्सा दोनों होता है। इसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं पे खत्म होता है।